सोचिए, आपका पड़ोसी, जिसके साथ आपने बचपन बिताया, अचानक आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। वो गलियां जहां आप साथ खेलते थे, अब जंग का मैदान बन चुकी हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत थी यूगोस्लाविया की। एक ऐसा देश जो कभी अपनी एकता और भाईचारे के लिए जाना जाता था, कैसे नफरत की आग में जलकर राख हो गया। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें जो इस आग को बुझाने आईं, क्या वो सच में मसीहा थीं? या फिर इस बर्बादी के पीछे उनकी कोई गहरी साजिश थी? आज हम इतिहास के उस काले पन्ने को पलटेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। ये कहानी है यूगोस्लाविया के टूटने की। ये सवाल है कि क्या ये एक मानवीय हस्तक्षेप था या एक रणनीतिक विघटन। एक वक्त था जब यूगोस्लाविया बाल्कन का चमकता सितारा था। मार्शल टीटो के नेतृत्व में सर्ब, क्रोएट, बोस्नियाई, स्लोवेन सब एक झंडे के नीचे रहते थे। उनकी पहचान थी यूगोस्लाव। ये एक मजबूत परिवार जैसा था जहां अलग अलग मजहब और संस्कृति के लोग एक साथ खुशी खुशी रहते थे। दुनिया के लिए ये एक मिसाल थी। लेकिन 1980 में टीटो की मौत के साथ वो धागा टूट गया जिसने इस परिवार को जोड़ कर रखा था। देश में एक खालीपन आ गया और इस खालीपन का फायदा उठाया कुछ नेताओं ने। उन्होंने लोगों के दिलों में दशकों से दबी हुई ऐतिहासिक कड़वाहट और राष्ट्रवाद का जहर घोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुम सर्ब हो, वो क्रोएट है, तुम ईसाई हो, वो मुसलमान है, वो तुम्हारा दुश्मन है। और लोगों ने यकीन कर लिया। भाईचारे की बातें अब पुरानी हो चुकी थी। अब हर कोई अपनी पहचान ढूंढ रहा था और ये पहचान दूसरे से नफरत पर टिकी थी। 1991 में यूगोस्लाविया का शीशे का महल टूटना शुरू हो गया। पहले स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने आज़ादी का ऐलान किया और फिर देखते ही देखते पूरा देश गृहयुद्ध की आग में झुलस गया। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये पड़ोसी की पड़ोसी से लड़ाई थी। सैनिक से ज्यादा आम नागरिक मारे जा रहे थे। शहरों को महीनों तक घेरा जा रहा था। बोस्निया की राजधानी सारायेवो आधुनिक इतिहास की सबसे लंबी घेराबंदी का गवाह बनी। लगभग 4 साल तक वहां के लोग बिना बिजली, पानी और खाने के हर पल मौत के साए में जीते थे। स्नाइपर किसी को भी कभी भी अपना निशाना बना सकते थे, एक बच्चे को, एक औरत को, एक बूढ़े को। लेकिन इस युद्ध का सबसे भयानक चेहरा दुनिया ने देखा स्रेब्रेनित्सा में। जुलाई 1995, सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर 8,000 से ज्यादा बोस्नियाई मुस्लिम पुरुषों और लड़कों को चुन चुनकर बेरहमी से मार दिया गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की धरती पर हुआ सबसे बड़ा नरसंहार था। दुनिया देख रही थी। टीवी पर लाशों के ढेर, रोते बिलखते बच्चे और तबाह हुए शहर दिखाए जा रहे थे। तब दुनिया की बड़ी ताकतों, खासकर अमेरिका और नेटो ने कहा, बस अब बहुत हुआ। उन्होंने इसे मानवीय हस्तक्षेप यानी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का नाम दिया। उनका कहना था कि वे बेगुनाहों को बचाने और नरसंहार को रोकने के लिए आए हैं। नेटो के लड़ाकू विमानों ने सर्ब ठिकानों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। उनका मकसद था सर्ब सेना को शांति समझौते के लिए मजबूर करना। आखिरकार युद्ध रुका। शांति तो आई, पर हजारों जिंदगियों और एक पूरे देश की कीमत पर। ये कहानी का एक पहलू है, वो पहलू जो हमें अक्सर सुनाया जाता है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो कई सवाल खड़े करता है। एक ऐसी थ्योरी जो कहती है कि ये सब एक रणनीतिक विघटन यानी स्ट्रेटेजिक डिसअसेंबली था। इस थ्योरी के मुताबिक यूगोस्लाविया पश्चिमी देशों की आंखों में खटक रहा था। क्यों? क्योंकि ये समाजवादी देश था जो ना तो अमेरिकी गुट में था और न ही सोवियत गुट में। ये आत्मनिर्भर था। बाल्कन में इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इसके प्राकृतिक संसाधन इसे बहुत अहम बनाते थे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि शीत युद्ध के बाद पश्चिमी ताकतें एक मजबूत और स्वतंत्र यूगोस्लाविया को अपने नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खतरा मानती थी। उन्हें एक टूटा हुआ, कमजोर और आर्थिक रूप से उन पर निर्भर रहने वाला बाल्कन चाहिए था। इस थ्योरी को बल तब मिलता है जब हम देखते हैं कि कैसे बाहरी ताकतों ने संघर्ष की आग को हवा दी, कैसे अलग अलग गुटों को हथियार और समर्थन देकर लड़ाई को और भड़काया गया। कनाडाई जनरल लुइस मैकेंजी, जो बोस्निया में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक कमांडर थे, उन्होंने एक बार कहा था, और ये बात चौंकाने वाली है, हमने मीडिया के जरिए दानवों को तैयार किया, फिर हमने उन दानवों से लड़ने के लिए जनता की राय बनाई। इसका मतलब क्या था?
क्या इसका मतलब ये था कि मीडिया ने जानबूझकर किसी एक पक्ष को ज्यादा क्रूर दिखाकर सैन्य हस्तक्षेप के लिए माहौल तैयार किया? क्या ये सिर्फ बेगुनाहों को बचाने की लड़ाई थी या एक मजबूत आत्मनिर्भर देश को टुकड़ों में तोड़ने की सोची समझी साजिश थी? सोचिए, युद्ध के बाद क्या हुआ? युगोस्लाविया 7 छोटे छोटे देशों में बंट गया। ये देश आज भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, राजनीतिक और आर्थिक रूप से। वे अब उतने मजबूत नहीं हैं। वे विदेशी कर्जों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर निर्भर हैं। जिस एकता पर उन्हें कभी गर्व था, वो अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। तो सवाल आज भी वही है, क्या नेटो का हस्तक्षेप एक नेक काम था, जो एक बड़े नरसंहार को रोकने के लिए जरूरी था? या ये एक शतरंज की बिसात थी, जिस पर एक देश की बलि चढ़ाकर अपने स्ट्रेटेजिक हित साधे गए? क्या हजारों बॉम्ब गिराकर शांति लाई जा सकती है? क्या खून का जवाब खून देना इंसानियत है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। सच शायद इन दोनों कहानियों के बीच कहीं छिपा है। लेकिन एक बात तय है कि युगोस्लाविया की कहानी हमें सिखाती है कि नफरत की राजनीति कितनी खतरनाक हो सकती है। ये हमें सिखाती है कि जब भाई ही भाई का दुश्मन बन जाए तो बाहर वालों को अपनी चाल चलने का मौका मिल जाता है। ये हमें याद दिलाती है कि जो घर अंदर से टूट जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। आज भी बाल्कन की हवाओं में वो दर्द महसूस होता है, वो खोई हुई पीढ़ियां, वो अधूरे सपने और वो सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये दुनिया के पुलिसमैन की भूमिका निभाने का सही तरीका था, या ये एक देश की संप्रभुता पर आक्रमण था? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें इतिहास और राजनीति में दिलचस्पी है। सच पर चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। और ऐसे ही सोचने पर मजबूर करने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनकही कहानी के